उर्दू स्टोरीज। दोनों ऊंट पालते थे। सयाद उनके ऊँटों की सवारी करते थे, जिससे उनका खर्च चलता था। सीताराम की एक ऊँटनी गौरी हमला थी। अरे गौरी, मुझे तो तुम्हारे बच्चे की आमद का इंतजार है। तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारी ही तरह खूबसूरत होगा। सीताराम गौरी का बहुत लाड किया करता था। उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, उसकी मालिश करता था और उसके साथ बातें भी करता था। कुछ माह बाद जब सीताराम की ऊँटनी गौरी को बच्चा हुआ तो सीताराम की बीवी रूपा चीख पड़ी, या खुदा, ये क्या शैतान! अरे ये तो शैतान पैदा हो गया है। क्या? सीताराम ने ऊँटनी के बच्चे को देखा तो वो भी हैरत में पड़ गया। उसके 3 सर थे। तीन मुंडी? ये तो शैतान है, या खुदा। अब क्या करूं मैं? सीताराम और उसकी बीवी फिक्रमंद थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, और उनकी फिक्र में इजाफा हो गया जब गांव वाले सीताराम के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सीताराम, ओ भाई सीताराम! सीताराम घबराते हुए बाहर आया। जी क्या बात है? क्या बात है? ये तुम बेहतर जानते हो। 3 मुंडी वाला ऊँट वो शैतान है, उसे मार डालो। 3 मुंडी वाला ऊँट शैतान है। अगर वो इस गांव में रहेगा तो खुदा हमसे नाराज हो जाएंगे। उसे मार दो। अरे अरे अरे, वो बेचारा तो अभी पैदा हुआ है, लेकिन वो शैतान है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसे कहीं दूर छोड़ आऊंगा, लेकिन उस छोटे से बच्चे को मारने का गुनाह मुझसे न हो पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, और शैतान को इतना दूर छोड़ दो कि वो कभी वापस न लौट पाए। ठीक है। गांव वालों की बात मानकर रात के अंधेरे में सीताराम ने गौरी और उसके 3 मुंडी वाले बच्चों को लिया और चलने लगा। तभी, गौरी को कहाँ लेकर जा रहे हो? जहाँ गौरी का बच्चा रहेगा वहीं गौरी रहेगी। एक माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकता हूँ मैं। सीताराम ऊँटों के साथ गांव के बाहर वाले जंगल में गया। जंगल के अंदर सीताराम ऊँटनी और उसके बच्चे के लिए ठिकाना ढूंढने लगा। कभी सोचा नहीं था गौरी कि तुझे ऐसे जंगल में छोड़ना पड़ेगा। और ये तेरा बेटा, इसका तो अभी तक नाम भी नहीं रखा मैंने। बादल, आज से तुम्हारा नाम बादल है। सीताराम दुखी था। वो अपनी ऊँटनी से अलग नहीं होना चाहता था, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल में चलते चलते उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। ये गुफा सही लग रही है। तुम दोनों आज से यहीं रहोगी गौरी। और बादल, तेरी भले ही 3 मुंडी हो, लेकिन तू शैतान नहीं है। तू बस एक छोटा सा बच्चा है। मैं तुझसे और तेरी माँ से मिलने आता रहूंगा। सीताराम ने रोते हुए अपने दोनों ऊँटों को गले लगाया और वहाँ से रुखसत हो गया। अब से अक्सर सीताराम गांव से जंगल आया करता और अपने ऊँटों से मिलने के लिए वो गौरी और बादल से मिलकर बेहद खुश हो जाता था। अगर खुदा मेरी ख्वाहिश पूरी करे तो मैं खुदा से यही मांगूंगा कि मैं तुम दोनों के साथ ही रह सकूं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे तो गांव लौटना ही पड़ेगा। सीताराम गांव लौट गया। एक रोज जंगल में जंगली जानवरों का एक फोटोग्राफर आया और उसने गौरी और बादल की तस्वीरें खींची। फोटोग्राफर बेहद हैरान था कि जंगल में 3 मुंडी वाला ऊँट रहता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने अपनी कंपनी को कॉल किया और ये सारी बात बताई। फिर क्या था, फॉरेस्ट ऑफिसर 3 मुंडी वाले ऊँट की खोज में लग गए। आखिर उन्हें बादल और गौरी मिल ही गए, और साथ ही सीताराम भी। मेरे बादल को मत मारो। मेरा बादल शैतान नहीं है, वो एक छोटा सा बच्चा है। उसे मत मारो। हम उसे नहीं मारेंगे। वो तो एक नायाब ऊँट है। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा बादल एक अजूबा है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस वाइल्ड लाइफ वाली कंपनी को फोन किया और कुछ ही देर में उनके ऑफिसर वहाँ आ गए। तुमने इस 3 मुंडी वाले ऊँट को जंगल में क्यों छोड़ दिया? मैं तो अपने बादल को जंगल में कभी नहीं छोड़ता, लेकिन गांव वाले उसे मेरे साथ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीताराम ने उन लोगों को अपनी पूरी कहानी बताई। अब आप लोग मेरे बादल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नहीं, हम तो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे।
आप चाहें तो हम आपकी और आपके बादल के लिए एक अलग से जंगल खरीद लें, ताकि आपके बादल को कोई नुकसान ना हो। बादल एक अजूबा है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि बादल आपसे दूर हो। अगर ऐसा मुमकिन है, इससे अच्छा भला क्या होगा। मेरा बादल जिंदा रहे और मेरे पास रहे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक है। कुछ ही दिनों में उस कंपनी ने बादल के लिए वो जंगल खरीद लिया और बादल के रहने के लिए जगह बना दी गई और सिक्योरिटी भी। सीताराम के लिए एक अच्छा घर भी बनवा दिया गया। 3 मुंडी वाले ऊंट को देखने लोग दूर दूर से आते थे। वाइल्ड लाइफ कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी और उन्होंने इस मुनाफे का एक हिस्सा सीताराम को देना चाहा। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप ये पैसे हमारे गांव की भलाई के लिए खर्च कीजिएगा, उन्हीं को दे दीजिए। कंपनी ने वो चेक गांव के सरपंच को दे दिया। जो 3 मुंडी वाले ऊंट को आप लोग मारना चाहते थे, उसी 3 मुंडी वाले ऊंट की बदौलत आपके गांव का भला हो रहा है। गांव वालों को उनकी गलती समझ आ गई और सीताराम अपने 3 मुंडी वाले ऊंट के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। सीताराम और रूपा दोनों ऊंट पालते थे। सयाद उनके ऊँटों की सवारी करते थे, जिससे उनका खर्च चलता था। सीताराम की एक ऊँटनी गौरी हमला थी। अरे गौरी, मुझे तो तुम्हारे बच्चे की आमद का इंतजार है। तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारी ही तरह खूबसूरत होगा। सीताराम गौरी का बहुत लाड किया करता था। उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, उसकी मालिश करता था और उसके साथ बातें भी करता था। कुछ माह बाद जब सीताराम की ऊँटनी गौरी को बच्चा हुआ, तो सीताराम की बीवी रूपा चीख पड़ी, या खुदा, ये क्या शैतान! अरे ये तो शैतान पैदा हो गया है। क्या? सीताराम ने ऊँटनी के बच्चे को देखा तो वो भी हैरत में पड़ गया। उसके 3 सर थे। 3 मुंडी? ये तो शैतान है, या खुदा। अब क्या करूं मैं? सीताराम और उसकी बीवी फिक्रमंद थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, और उनकी फिक्र में इजाफा हो गया जब गांव वाले सीताराम के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सीताराम, ओ भाई सीताराम! सीताराम घबराते हुए बाहर आया। जी क्या बात है? क्या बात है? ये तुम बेहतर जानते हो। 3 मुंडी वाला ऊंट वो शैतान है, उसे मार डालो। 3 मुंडी वाला ऊंट शैतान है। अगर वो इस गांव में रहेगा तो खुदा हमसे नाराज हो जाएंगे। उसे मार दो। अरे अरे अरे, वो बेचारा तो अभी पैदा हुआ है, लेकिन वो शैतान है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसे कहीं दूर छोड़ आऊंगा, लेकिन उस छोटे से बच्चे को मारने का गुनाह मुझसे न हो पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, और शैतान को इतना दूर छोड़ दो कि वो कभी वापस न लौट पाए। ठीक है। गांव वालों की बात मानकर रात के अंधेरे में सीताराम ने गौरी और उसके 3 मुंडी वाले बच्चों को लिया और चलने लगा। तभी, गौरी को कहाँ लेकर जा रहे हो? जहाँ गौरी का बच्चा रहेगा वहीं गौरी रहेगी। एक माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकता हूँ मैं। सीताराम ऊँटों के साथ गांव के बाहर वाले जंगल में गया। जंगल के अंदर सीताराम ऊँटनी और उसके बच्चे के लिए ठिकाना ढूंढने लगा। कभी सोचा नहीं था गौरी कि तुझे ऐसे जंगल में छोड़ना पड़ेगा। और ये तेरा बेटा, इसका तो अभी तक नाम भी नहीं रखा मैंने। बादल, आज से तुम्हारा नाम बादल है। सीताराम दुखी था। वो अपनी ऊँटनी से अलग नहीं होना चाहता था, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल में चलते चलते उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। ये गुफा सही लग रही है। तुम दोनों आज से यहीं रहोगी गौरी। और बादल, तेरी भले ही 3 मुंडी हो, लेकिन तू शैतान नहीं है। तू बस एक छोटा सा बच्चा है। मैं तुझसे और तेरी माँ से मिलने आता रहूंगा। सीताराम ने रोते हुए अपने दोनों ऊँटों को गले लगाया और वहाँ से रुखसत हो गया। अब से अक्सर सीताराम गांव से जंगल आया करता और अपने ऊँटों से मिलने के लिए वो गौरी और बादल से मिलकर बेहद खुश हो जाता था।
अगर खुदा मेरी ख्वाहिश पूरी करे तो मैं खुदा से यही मांगूंगा कि मैं तुम दोनों के साथ ही रह सकूं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे तो गांव लौटना ही पड़ेगा। सीताराम गांव लौट गया। एक रोज जंगल में जंगली जानवरों का एक फोटोग्राफर आया और उसने गौरी और बादल की तस्वीरें खींची। फोटोग्राफर बेहद हैरान था कि जंगल में 3 मुंडी वाला ऊंट रहता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने अपनी कंपनी को कॉल किया और ये सारी बात बताई। फिर क्या था, फॉरेस्ट ऑफिसर 3 मुंडी वाले ऊंट की खोज में लग गए। आखिर उन्हें बादल और गौरी मिल ही गए और साथ ही सीताराम भी। मेरे बादल को मत मारो, मेरा बादल शैतान नहीं है, वो एक छोटा सा बच्चा है, उसे मत मारो। हम उसे नहीं मारेंगे, वो तो एक नायाब ऊंट है। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा बादल एक अजूबा है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस वाइल्ड लाइफ वाली कंपनी को फोन किया और कुछ ही देर में उनके ऑफिसर वहां आ गए। तुमने इस 3 मुंडी वाले ऊंट को जंगल में क्यों छोड़ दिया? मैं तो अपने बादल को जंगल में कभी नहीं छोड़ता, लेकिन गांव वाले उसे मेरे साथ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीताराम ने उन लोगों को अपनी पूरी कहानी बताई। अब आप लोग मेरे बादल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नहीं नहीं, हम तो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप चाहें तो हम आपकी और आपके बादल के लिए एक अलग से जंगल खरीद लें, ताकि आपके बादल को कोई नुकसान ना हो। बादल एक अजूबा है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि बादल आपसे दूर हो। अगर ऐसा मुमकिन है, इससे अच्छा भला क्या होगा? मेरा बादल जिंदा रहे और मेरे पास रहे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक है। कुछ ही दिनों में उस कंपनी ने बादल के लिए वो जंगल खरीद लिया और बादल के रहने के लिए जगह बना दी गई और सिक्योरिटी भी। सीताराम के लिए एक अच्छा घर भी बनवा दिया गया। 3 मुंडी वाले ऊंट को देखने लोग दूर दूर से आते थे। वाइल्ड लाइफ कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी और उन्होंने इस मुनाफे का एक हिस्सा सीताराम को देना चाहा। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप ये पैसे हमारे गांव की भलाई के लिए खर्च कीजिएगा, उन्हीं को दे दीजिए। कंपनी ने वो चेक गांव के सरपंच को दे दिया। जो 3 मुंडी वाले ऊंट को आप लोग मारना चाहते थे, उसी 3 मुंडी वाले ऊंट की बदौलत आपके गांव का भला हो रहा है। गांव वालों को उनकी गलती समझ आ गई और सीताराम अपने 3 मुंडी वाले ऊंट के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। चंगू और मंगू 2 चोर थे जो रात के अंधेरे में चुपचाप गलियों में घूमा करते थे। वो देख भाई, उस घर को जरूर वहाँ काफी माल होगा। हाँ चल, आज उसी घर में चोरी करते हैं। खामोश कदमों से दोनों घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही चंगू ने अलमारी खोली तो जोर जोर से सायरन बजने लगा और बिस्तर पर सोया सेठ बंदूक तानकर खड़ा हो गया। अरे ओ बेगैरत, तुम्हें भी मेरा ही घर मिला था चोरी करने के लिए? हाँ, मैं तुम्हें सबक सिखा कर आऊंगा। उस सेठ ने चंगू और मंगू को पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। अगली मर्तबा तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा, समझा? चंगू और मंगू की किस्मत ही खराब थी। ये इनके साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ था, लेकिन जब भी ये चोरी करने जाते थे तो पुलिस इन्हें दबोचती थी। कई सालों तक सजा काटने के बाद अब हम दोनों को चोरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हम लोग जब भी चोरी करते हैं तो पकड़े जाते हैं? तो अब हम क्या करें? हेरा फेरी, मतलब मेरे साथ चल। मंगू चंगू को अपने अड्डे पर ले गया। वहाँ उसने 3 ग्लास लिए और एक सिक्का। ये देख, ये सिक्का मैं इस ग्लास के नीचे रख रहा हूँ। अब मैं इसे घुमाऊंगा तो तुम्हें पता लगाना है कि किस ग्लास के नीचे सिक्का है। हाँ? ठीक है। चंगू ने ग्लास घुमाना शुरू कर दिया और फिर वो रुक गया। ये वाला। जब चंगू ने वो ग्लास हटाया तो उसके नीचे कुछ खास नहीं था। देखा, ये तो एक मर्तबा हुआ है, वापस करता हूँ। हाँ ठीक है। चंगू ने सिक्का वापस ग्लास के नीचे रखा
और ग्लासों को घुमाने लगा। इस मर्तबा भी मंगू ने जिस ग्लास को उठाया उसके नीचे सिक्का नहीं था। यही सिलसिला कई मर्तबा हुआ। अब मंगू ने हार मान ली थी। तू जीता, मैं हारा, ये हुई ना बात। अब से हम दोनों यही करेंगे। लोग सट्टा लगाएंगे और हम उनके सारे पैसे लेकर फरार हो जाएंगे। वाह दोस्त। अगले ही रोज चंगू मंगू रास्ते के किनारे पर बैठ गए। 10 का 20, 10 का 20, 2 मिनट में पैसे दुगने। 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। मंगू की आवाज सुनकर कुछ लोग उसके करीब आए। चंगू ने उन्हें खेल समझाया। ये लो मेरे 10 रुपये। चंगू ने ग्लास के नीचे सिक्का रखा और ग्लासों को घुमाने लगा। ये वाला। चंगू ने जब ग्लास उठाया तो वो खाली था। धत। उस शख्स के तो पैसे गए, लेकिन चंगू मंगू को 10 रुपए हासिल हुए। इस शख्स के बाद कई और लोगों ने चंगू मंगू के इस खेल पर सट्टा लगाया। एक ही रोज में चंगू मंगू ने हजारों रुपए कमा लिए। ये देखो मेरे भाई, आज तो बगैर चोरी किए हजारों रुपए हासिल हो गए। इसे कहते हैं मुफ्त की कमाई। अरे पागल, ये हमारी मेहनत की कमाई है। दिन भर धूप में बैठे थे। हाँ वो तो है। चंगू मंगू की ये हेरा फेरी का सट्टा चल चुका था। अब से रोज ये दोनों किसी न किसी कोने में अपना सट्टा लगाते थे। 10 का 25, 10 का 25, 2 मिनट में पैसे 5 गुना। 10 का 50, 10 का 50। मेरे 100 रुपये पहले ग्लास पर। लेकिन मजाल है कि चंगू के हुनर के सामने कोई जीत पाए। सारे पैसे चंगू मंगू ही ले जाते थे। फिर एक रोज पुलिस वालों की नजर चंगू मंगू पर पड़ी। क्या रे, सट्टा चला रहा है? हाँ? पहले ये लोग चोर थे, अब सट्टेबाज। इन दोनों को अंदर करके अच्छे से पीटना चाहिए। चंगू मंगू हवालदारों की शक्ल देख रहे थे और मौका मिलते ही दोनों फरार हो गए। हवालदारों ने चंगू मंगू का पीछा किया, लेकिन कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा पाया। वो दोनों सीधा अपने अड्डे पर पहुंचे। बाप रे बाप, आज तो नसीब से बच गए। हाँ, वो पुलिस वाले हमें वापस जेल में डाल देते। मुझे फिर से जेल नहीं जाना। लेकिन इस बार तो हमने कोई चोरी भी नहीं की थी। ये पुलिस वाले हमें सुकून से जीने भी नहीं देंगे। अरे अब हम लोग क्या करें? हम दोनों बाकी लोगों की तरह मजदूरी भी तो नहीं कर सकते। बजा फरमाया। मेरे पास एक बड़ा मंसूबा है। एक ही हाथ मारेंगे और हम दोनों का मुस्तकबिल बन जाएगा। लेकिन उसमें पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? अरे नहीं भाईजान, पूरी गारंटी है। काफी रोज से मैं एक सेठ को देख रहा हूँ। वो बहुत ही अंधा एतमादी है। मंदिर में बेहिसाब पैसे लुटाता है। उस रोज मैंने उसकी और पंडित की गुफ्तगू सुन ली थी। जनाब, वेदों में सुनहरी बकरी का जिक्र तो है, लेकिन मैंने कभी ऐसी सुनहरी बकरी देखी नहीं। लेकिन अगर सुनहरी बकरी किसी को हासिल हो जाए तो उसकी दौलत में 10 गुना इजाफा हो जाएगा। मुझे वो सुनहरी बकरी चाहिए। आप पूरी कोशिश कीजिए। मैं मुंह मांगी कीमत देने को राजी हूँ। हमें तो बस उस सेठ को सुनहरी बकरी फरोख्त करनी है। अरे लेकिन हमें वो हासिल कहाँ से होगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ? अगले रोज चंगू ने मंडी से एक बकरी खरीद ली और फिर इस बकरी को सुनहरे रंग से रंग दिया। देख, कौन कह सकता है कि ये सुनहरी बकरी नहीं है? हाँ? अरे हूबहू सोने की नजर आ रही है। अब उस पंडित से राब्ता करना होगा। उस शाम मंगू मंदिर में हाजिर हुआ, एक रईस आदमी के वेश में। आदाब पंडित जी, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। जी फरमाइए जनाब। वो क्या है कि मेरे पास एक सुनहरी बकरी है जो मुझे मेरे दादाजी ने अता फरमाया था। ये बकरी कई पीढ़ियों से हमारे खानदान में ही है। अब मैं इस बकरी को फरोख्त करना चाहता हूँ। लेकिन आप फरोख्त क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरा जल्दी ही इंतकाल होने वाला है। मुझे कैंसर है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई वारिस भी नहीं है। इस बकरी को फरोख्त करके जो भी पैसे मिलेंगे ना, उसे मैं ज़कात में दे दूंगा। बहुत ही नेक ख्यालात हैं आपके। क्या आपके पास इसका कोई खरीदार है क्या? हाँ,
आप कल रात 7 बजे अपनी बकरी को लेकर मंदिर में तशरीफ ले आइएगा। ठीक है पंडित जी, इजाजत दीजिए। वो सेठ कब्ल ही मंदिर में तशरीफ लाया था, उसे सुनहरी बकरी को खरीदना ही था। आपको यकीन है पंडित जी कि उस शख्स के पास सुनहरी बकरी है? जी जनाब, और वो शख्स बेहद नेकदिल है। उसका कैंसर से इंतकाल होने वाला है। बकरी फरोख्त करके जो भी पैसे हासिल होंगे वो अपने नाम से ज़कात में देकर नेकी कमाना चाहता था। ठीक है। सेठ के साथ उसका बॉडीगार्ड भी था जो पहले हवालदार रह चुका था। तकरीबन 7 बजे चंगू और मंगू रईस लोगों की शक्ल में सुनहरी बकरी के साथ मंदिर में हाजिर हुए। इन्हें कहीं तो देखा है। ये रहे पंडित जी, ये रही सुनहरी बकरी। पंडित और सेठ सुनहरी बकरी को देखने लगे और बस तभी हवालदार को याद आ गया कि उसने चंगू और मंगू को गर्दन से उठा लिया। आ! सेठ जी, ये दोनों अव्वल दर्जे के चोर हैं, ठग हैं। चंगू मंगू पहले चोरी अंजाम देते थे, फिर हेरा फेरी, और मालूम होता है इनका ये नया पैतरा है। हवालदार ने दोनों को उठाकर पटक दिया और फिर उनकी तबीयत से पिटाई की। अब मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मुझसे गलती हो गई। सोचा था सेठ के अंधे एतमाद का फायदा उठाएंगे। हवालदार ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। एक बार फिर चंगू मंगू हवालात लौट आए। इसीलिए तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा।